हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने हेलो अल्केन के एसएन रिएक्शंस देख चुके हैं। एसएन रिएक्शंस में हमने देखा है कि दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा है कि SN1 रिएक्शंस होती है, SN2 रिएक्शंस भी होती है, SNI रिएक्शन और SNNGP रिएक्शंस। वो देखा है हमने कि SNNGP दैट इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शंस है। अब मैंने बोला था आपको कि SN1 जो रिएक्शन है दिस आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो 1 है या 2 है जो बता रहा है वो क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है देखने वाले हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ आपको एलिमेंट्री आइडिया भी दी थी SN1 रिएक्शंस के बारे में कि SN1 जो रिएक्शंस है दैट इज द SN1 इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसमें हमने बोला है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि उसमें हमको पता है कि पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है, पोलर सॉल्वेंट के बाद में विकर न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड है, विकर न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद में हमने बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, और उसमें जो अल्किल ग्रुप होता है वो बल्कि अल्किल ग्रुप होता है, क्योंकि उसमें हमको क्या फॉर्म होना चाहिए, कार्बोकैटायन। तो वो रिएक्शन में कार्बोकैटायन भी फॉर्म होना चाहिए। दैट इज कार्बोकैटायन कैसा होता है, दैट इज द स्टेबल कार्बोकैटायन वहां पे फॉर्म होना चाहिए। और जनरली वो जो रिएक्शंस है SN1 रिएक्शन जनरली कम से कम 2 स्टेप में होती है। 2 स्टेप से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम आपको ऐसा पूछा जाए कि SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होगी तो कम से कम 2 स्टेप में होगी। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि SN1 रिएक्शन इज कैरिड आउट इन 2 स्टेप तो दिस आर द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें जो इंटरमीडिएट कितने फॉर्म होंगे, वो जो कार्बोकैटायंस है वो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में जाएगा या नहीं जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन कितने स्टेप की होगी। अगर कार्बोकैटायन जो उसमें फॉर्म हो रहा है जो कि स्टेबल होना चाहिए, अगर वो स्टेबल के लिए अगर रीअरेंजमेंट में अगर जाता है, जैसे कि हमने इससे पहले मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है GOC में कि अगर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो उसमें एक तो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकती है या फिर मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द सेकेंडरी देन दैट ऑफ द प्राइमरी। अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकता है, सेकेंडरी है तो वो टर्शियरी में हो जाएगा, या फिर प्राइमरी डायरेक्ट किस में हो सकता है, टर्शियरी में। वो एक्चुअली उसकी स्टेबिलिटी को एक्वायर्ड करने के लिए क्या होती है, कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट। तो कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट भी हम डिस्कस करने वाले, कब रीअरेंजमेंट होगी कब नहीं होगी, कैसे होगी, रिंग एक्सपांशन वगैरह क्या होता है, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और SN1 रिएक्शन की पूरी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, रेट ऑफ रिएक्शंस और जो सॉल्वेंट का कैसा इफेक्ट होता है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे जो रिएक्शन देख रहे हैं हम, दैट रिएक्शन इज ए SN1 रिएक्शन। विच रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। और आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे जो SN1 रिएक्शंस है, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। तो चलिए फिर से लिख देता हूं। यहाँ पे देखिए N का मतलब होता है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक, मतलब यहाँ पे जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल्स होगा। और कौन से टाइप की रिएक्शंस होगी, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर हम उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और विच ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। ये बात ध्यान में रखना है यहाँ पे कि दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज विच ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, रिएक्शंस में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में जा रहे हैं, that is the number of molecules of reactant take part in the chemical reaction which is called as the molecularity of reaction. If one molecules of reactant take part in the chemical reaction, then the molecularity of reaction is 1. That reaction is said to be unimolecular reaction. If the 2 molecules of reactant undergo the chemical reaction, then the molecularity of reaction is said to be 2. Such chemical reaction is a biomolecular reaction. If the 3 molecules of reactant undergo the chemical reactions, then the molecularity of reaction is 3, and that reaction is said to be ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। ऐसा बोला जाता है कि जितने मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शंस में जाते हैं उसके ऊपर मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस डिपेंड करती है, और उसमें से कितने मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करता है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, उसे बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। दैट रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस आर द विच रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे अगर रिएक्शन अगर देखें, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको पता है कितने स्टेप में रिएक्शन होती है, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 एकदम सिंप्लीफाई करके देखेंगे हम। यहाँ पे स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, दैट इज द CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, यहाँ पे नीचे बॉन्ड CH3। एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट, दैट इज Br। क्या ले सकते हैं अपन यहाँ पे, Br। हमने देखा है कि यहाँ पे हमको जो स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, टर्शियरी अल्किल हाइड्राइड चाहिए।
और या वीकर न्यूक्लियोफाइल। वीकर न्यूक्लियोफाइल की ऑर्डर भी हमको पता है कि वीकर न्यूक्लियोफाइल या तो आयोडीन ले सकते हैं, या फिर ब्रोमीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं। फ्लोरीन हम कभी नहीं लेंगे क्योंकि वो लिविंग ग्रुप नहीं, क्योंकि हमको लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए, अच्छा लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, जो आसानी से किसको छोड़ दे, अल्किल को छोड़ दे और क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और वो जो कार्बोकैटायन है वो भी कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने Br लिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, दैट इज द आयोनाइजेशन होता है, या फर्स्ट स्टेप को बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज फर्स्ट स्टेप इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और द कार्बोनियम आयन। कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन, कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे बोला जाता है कार्बोनियम आयन। कैसा फॉर्म होगा कार्बोनियम आयन, तो ये बॉन्ड क्या है, ब्रेक होगा, हेटेरोडेटिक फ्यूजन से ब्रेक होगा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा। तो कैसा ब्रेक होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Br यहाँ पे ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की पेयर Br की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाए तो क्या हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पे बनेगा CH3 बॉन्ड C और ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, इस तरीके से बनेगा यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन, और प्लस मिलेगा आपको यहाँ पे, दैट इज Br माइनस। तो ये जो कार्बोकैटायन है, दिस आर द टर्शियरी कार्बोनियम आयन, या बोला जाता है इसे टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, क्या बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है, C और Br का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए किसकी जरूरत गिरती है, एनर्जी की जरूरत गिरती है। किसकी जरूरत गिरती है, एनर्जी की जरूरत गिरती है यहाँ पे। तो वो जो एनर्जी है वो कहां से आती है, वो एनर्जी आती है सॉल्वेंट से। जो हमने सॉल्वेंट, हमने बोला है कि इस रिएक्शन में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में से ही यहाँ पे एनर्जी ली जाती है टू ब्रेक दिस सच बॉन्ड बिटवीन दिस बॉन्ड। अब वैसे भी आप यहाँ पे देखिए, फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट्स Br acquired the partial positive charge and this that's carbon acquired the partial positive charge and Br acquired the partial negative charge। तो क्या होगा, ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग एक्चुअली कैसा होता है कि यहाँ पे देखिए, दैट इज CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3 और यहाँ पे नीचे बॉन्ड CH3। तो ये Br जो है, ये बॉन्ड टूटेगा, C बॉन्ड Br, तो Br दूर चले जाएगा। Br अगर दूर जा रहा है, किससे दूर जा रहा है, वो कार्बन से, तो उसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में क्या होगा, ये जो स्टेप होती है ये कैसी होती है, स्लो स्टेप होती है, बिकॉज दिस आर द गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप अपनी पोजीशन को छोड़ के जा रहा है, क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा बाद में। ठीक है, कैसा स्टेबल होगा, बाय सॉल्वेशन, ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो Br एटम्स है ये कार्बन से दूर जाने लगता है, और ये स्टेप कैसी होती है, स्लो होती है। स्लो होने के बाद में देखिए एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, एक इंटरमीडिएट इस तरीके से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली इसे इंटरमीडिएट नहीं कहते, ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार होता है यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार होने के बाद में, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे कार्बोकैटायन ही बता देते, वो इंटरमीडिएट बाद में देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस Br पे आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। चलिए ठीक है, इस तरीके से स्टेप होगी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन और द आयोनाइजेशन ऑफ दैट C बॉन्ड Br। देखिए यहाँ पे ये आयंस को प्रोड्यूस हुए हैं, और ये जो आयंस जो प्रोड्यूस हो गए ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही प्रोड्यूस हो गए। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है या फॉर्मिक एसिड, दिस आर द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और ये स्टेप जो होती है स्लो होती है, इसलिए स्टेप को क्या बोला जाता है, RDS, दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में क्या होता है, उससे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये किसकी वजह से ब्रेक हुआ है। ये बॉन्ड देखो, ये C बॉन्ड, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, ब्रेकिंग मैं लिख ही देता हूं, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड Br। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट एनर्जी comes from the solvent and that process which is called as the solubilization। So हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि this breaking of bond is occur, or that is the breaking of bond is due to the process, that process which is called as the solubilisis, देखिए सॉल्वेंट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, और सॉल्वेंट से एनर्जी लेने के बाद में यहाँ पे C बॉन्ड Br का ब्रेकिंग हो रहा है, तो दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज क्या बोला जाता है, इसे सॉल्युलिसिस। ध्यान में रखिएगा, सिंपल सी पॉइंट है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकैटायन।
कार्बोकैटायन पे क्या होता है, अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक होता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देख लेंगे, पहले 2 स्टेप देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से कार्बोकैटायन है, आपको पता है कि कार्बोकैटायन में का जो कार्बन है वो sp3 नहीं sp2 हाइब्रिडाइज है, और ज्योमेट्री कैसी रहेगी, प्लेनर। तो 2 तरह का अटैक पॉसिबल है, एक दैट इज द फ्रंट साइड अटैक एज वेल एज द बैक साइड अटैक, दोनों की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। मैं फ्रंट साइड अटैक बता देता हूँ क्योंकि इसे इस जगह पे जाना है। न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इसका पी ऑर्बिटल खाली है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, एक पी ऑर्बिटल खाली है, तो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इस कार्बन को डोनेट कर देगा, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक होने के बाद में देखिए नेक्स्ट जो कंपाउंड, और ये जो स्टेप होगी ये कैसी होगी, फास्ट होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये स्टेप कैसी होगी, फास्ट, क्योंकि उसे इस न्यूक्लियोफाइल को खाली जगह पे जाके तो बैठना है, मैंने पहले ही इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे उस पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कंपाउंड बनेगा CH3 बॉन्ड C, और इस तरीके से CH3 यहाँ पे ले जाएगा CH3 और यहाँ पे जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वो वाटर में से आता है, कहां से आता है, वाटर में से आता है। तो दैट इज वाटर इज, मतलब वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड H2O, तो H2O जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा। यहाँ पे कैसा होगा उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करने वाले हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक एक बार डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन है कितने स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में हो रही है। ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में हो रही है। तो एक्चुअली इसका अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर देखें, उससे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है, फिर मैं बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। देखिए इस तरीके से पहले होगा ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड Br, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो वो एनर्जी कहां से मिलेगी हमको, दैट इज सॉल्वेंट से, दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज द सॉल्वोलिसिस। यहाँ पे हम जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, ठीक है, मैं न्यूक्लियोफाइल लिख ही देता हूँ। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कौन सा होता है, दैट इज H2O। H2O फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाएगा H2O, इस तरीके से क्या हो जाएगा H2O, दैट इज इस तरीके से OH2 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा OH2, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, देखिए ना ये ऑक्सीजन जो है इसके पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को डोनेट करेगा, कार्बन को अगर डोनेट कर दिया उसने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH2, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि उसने अपनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। उसके बाद में आगे क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज -H+, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा, दैट इज CH3 बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और इस तरीके से OH, दिस आर द अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको। यहाँ पे अगर मैं मिथिल, अगर यहाँ पे क्या लू, यहाँ पे अगर मैं क्या लू, यहाँ पे अगर मिथिल अल्कोहल अगर लू तो क्या हो जाएगा, वहां पे इथर फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, इथर। अगर मैं अमोनिया डाल दूं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, अमाइन फॉर्म हो जाएगा। ये सारी रिएक्शन हम आगे देखने वाले हैं, तो ऐसी होती है रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप में देखिए ये स्लो है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला है, RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और दूसरी स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन का अगर मुझे केमिकल काइनेटिक्स अगर लिखना है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है उसे बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स। तो नेक्स्ट देखिए मैं यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स लिखता हूँ। काइनेटिक्स आपको समझ में आता है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो बताता है वेदर द रिएक्शन इज फास्टर और द स्लोअर। स्टेबिलिटी की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, वेदर द रिएक्शन स्लोअर और द फास्टर, वो उसे जो रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे दैट इज द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शंस। तो काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शंस में देखिए क्या होता है कि कोई भी रिएक्शंस का रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इस पर से देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant। reactant क्या होता है आपको पता है, substrate plus reagent which is called as the reactant। जो substrate है और प्लस reagent है उसे क्या बोला जाता है, that is the reactant। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई reactions का रेट डिपेंड करता है उसके concentration of reactant पे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में इस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट है, एक पहला है दिस टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, एंड दूसरा जो है वो वाटर है जो कि न्यूक्लियोफाइल है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे दैट इज अ रेट,
rate which is equal to k. K is the proportionality constant which is called as the rate constant, also called as the specific reaction rate या velocity constant भी कहते हैं उसे, ठीक है. So that is a k. K is equal into the concentration. Square bracket indicate that this concentration. पहले होगा concentration of tertiary butyl bromide. That is a TBUBR. इसे कहते हैं tertiary butyl bromide. शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है. tertiary butyl bromide is tertiary butyl bromide into the concentration of water. into the concentration of water. लेकिन हमने देखा है कि ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहेगा सिर्फ ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ tertiary butyl bromide, not the concentration of water. So hence therefore the rate of reaction, मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट है, तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड रहेगा क्या, नहीं. तो चलो वो भी बात ले लेते हैं हम यहाँ पे. that is the concentration of water is taken as the constant लोगे तो यहाँ पे constant हम डालना पड़ेगा, वो नहीं डाले चलेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए. So rate of that chemical reaction is equals to K into the concentration of only the tertiary butyl bromide and not the concentration of water or the nucleophile. आपको बात समझ में आ गई. In this reaction, that is the two molecules take part in the chemical reaction. One is a tertiary butyl bromide, another is a water molecule. These are act as a nucleophile. But actually, in this reaction, the rate of reactions totally depend upon the tertiary butyl bromide. क्योंकि tertiary butyl bromide यहाँ पे जो है क्या फॉर्म कर रहा है, ये दो स्टेप में हो क्यों रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है. स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के बाद में अटैक करेगा ना न्यूक्लियोफाइल. समझ में आ रही है. स्टेबल अगर नहीं होता तो दो स्टेप में नहीं होती, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती. जैसे कि रिएक्शन SN2 में होती है, हम देखने वाले हैं SN2 में, क्योंकि SN2 में जो रिएक्शन होती है उसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बनता ही नहीं. तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, ब्रेकिंग एंड द मेकिंग ऑफ द, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग एंड द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड मेक होते हैं. तो दैट रिएक्शन जब दैट इज SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन में देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली द टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अगर मैं आपसे पूछ लूं इफ द कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ, तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूं रेट इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन rate of reaction is depend only on that is the constant depend upon the only on that is the rate of reaction depend upon the concentration of, in SN1 reaction the rate of reaction is depend on concentration of only one reactant और वो reactant कौन सा है बोलिए यहाँ पे. that is the concentration of only one reactant and that reactant is that is a tertiary butyl bromide. So hence the concentration of tertiary butyl bromide is changed, then the rate of reaction will be changed. आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है जो कि स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है और जो स्टेप है उसमें लिविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा है तो स्टेबल बन रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है छोड़ के जाने के बाद में भी. तो यहाँ पे जो स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है उसी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या मतलब सॉरी दैट इज द जो यहाँ पे लिविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा है किसको, कार्बन को, तो फॉर्म हो रहा है स्टेबल कार्बोकैटायन. तो वही स्टेप स्लो है तो उसी स्टेप के ऊपर क्या डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज द फास्ट प्रोसेस. तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा. तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा. इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज डबल देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल. इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज हाफ then the rate of reaction will be half. समझ में आ रही है बातें आपको. if the concentration of both reactant बोले तो कितने रिएक्टेंट है उसमें, दो, एक टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड दूसरा कौन सा है, वाटर. आपको बात समझ में आ रही है, वाटर भी है और टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड. इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डबल देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 4 टाइम नहीं डबल ही हो जाएगी क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर पे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता. अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि रेट ऑफ इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज डबल देन द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट और रिमेन सेम. आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने वाले हैं
और जो कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट कैसी होती है वो भी देखने वाले हैं। बाद में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी डिस्कस करने वाले। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस दी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दैट SN1 रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या देखने वाले हम, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है, कैसा अटैक हो रहा है, कैसा बॉन्ड टूट रहा है, बस वही बताया जाता है। सो यहाँ पे देखिए दैट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शंस। तो क्या होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री? सबसे पहले हमने देखा है कि बॉन्ड टूटता है। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड कैसे टूटेगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास में कंपाउंड है, दैट्स कंपाउंड इज ए C, ऊपर बॉन्ड है, यहाँ पे R है, यहाँ पे ले लेंगे हम दैट इज द, इस तरीके से देखिए यहाँ पे हो जाएगा वेज डैश फॉर्मूले से बताएंगे, यहाँ पे हो जाएगा दैट इज द R डैश, और इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा R डबल डैश, ठीक है, R डबल डैश, और इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा है X। अब क्या होगा, ड्यू टू द सॉल्वोलिसिस बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि एनर्जी की जरूरत है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगी टूवर्ड दिस X एटम। तो क्या होगा, बॉन्ड जो है ड्यू टू द पोलैरिटी, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो शियर X जो है वो कार्बन से दूर जाना स्टार्ट कर देगा। कार्बन से दूर जाएगा तो हमने देखा है कि कैसी स्टेप है, स्लो स्टेप है, इसलिए इसको क्या बोला है हमने, RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो जब ये जो बॉन्ड टूटेगा तो कैसा होगा, यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से कार्बन होगा, ऊपर हो जाएगा R, और यहाँ पे हो जाएगा दैट इज द R डैश, और यहाँ पे इस तरीके से होगा R डबल डैश। देखिए यहाँ पे कार्बन से X जो है वो दूर जा रहा है, तो दैट एक्वायर्ड दी कौन सा चार्ज लेके जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, तब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसी सिचुएशन में बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ दूर जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये जो कंपाउंड है जो दिख रहा है आपको, जिसमें इस पर डायपोल, एक ही मॉलिक्यूल में दो पोल मौजूद है, एक ही मॉलिक्यूल में दो पोल मौजूद है, तो ये जो डायपोल्स है, ये डायपोल की एनर्जी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी। और वो क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी सप्लाई होगी फ्रॉम द सॉल्वेंट, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी कब बढ़ेगी, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी बढ़ेगी, ऑब्वियसली सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जिस स्टेट में इस रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ जाती है उसे बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। विच स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ये बात ध्यान में रखना, दैट स्टेट विच इज कॉल्ड एज द स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पे देखिए हमको मिल गई ट्रांजिशन स्टेट, जिस स्टेट में रिएक्टेंट, कब बढ़ेगी रिएक्टेंट की एनर्जी, जब बॉन्ड टूटेगी, बॉन्ड टूटेगी तो एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, तो जब वहां पे उस रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसे क्या बोला जाता है, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। तो देखिए इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगी। बाद में क्या हो जाएगा, ये जो X है ये अलग हो जाएगा पूरी तरीके से अलग होने के बाद में देखिए क्या मिलेगा आपको, इस तरीके से मिलेगा R, और ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए आप, ये हो जाएगा R डैश, और ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो जाएगा R डबल डैश, ठीक है, R डबल डैश। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्म हुआ है, दिस आर द कार्बोकैटायन, ये पहली स्टेप है, इस तरीके से कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकैटायन है आपको पता है ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, बॉन्ड एंगल कितना होता है 120, ज्योमेट्री कैसी होती है, प्लेनर होती है, ये सारी बातें पता है आपको, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी वो भी लिख देता हूं, दैट इज ज्योमेट्री कैसी होगी, यहाँ पे प्लेनर होगी। अब प्लेनर ज्योमेट्री है, 120 बॉन्ड एंगल है, sp2 हाइब्रिडाइज है, एक p ऑर्बिटल कैसा है उसका खाली है, तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखिए कैसा होगा, मैं सेंटर में ले लेता हूं इसको, यहाँ पे देखिए ये जो कार्बोकैटायन है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से कार्बोकैटायन है, ये ऊपर हो गया R, और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए फोकस करने का यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा R डैश, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा R डबल डैश, ठीक है। ये कार्बोकैटायन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इसका जो p ऑर्बिटल है ये क्या है, ये खाली है p ऑर्बिटल। अब इसके ऊपर क्या होगा, अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। ज्योमेट्री तो प्लेनर है, ज्योमेट्री प्लेनर है, ज्योमेट्री यहाँ पे प्लेनर है, तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल सभी 120 है, तो फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है और बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है। अगर मान लीजिएगा इस न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट साइड अटैक किया, फ्रंट साइड अटैक करेगा तो किस तरीके से मॉलिक्यूल मिलेगा, बोलिए यहाँ पे, दैट इज C, ऊपर बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा R, और यहाँ पे हो जाएगा दैट इज द R डैश, और यहाँ पे हो जाएगा R डबल डैश, ठीक है, R डबल डैश और R डबल डैश, और यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। इसको बोला जाता है दैट इज द फ्रंट साइड अटैक। कौन सा अटैक बोलोगे आप इसे, फ्रंट साइड अटैक।
और फ्रंट साइड अटैक को बोला जाता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, क्योंकि जो स्ट्रक्चर इस अल्किल हैलाइड का था वही स्ट्रक्चर किसका होगा, अल्कोहल का होगा, वही स्ट्रक्चर किसका होगा, अल्कोहल का होगा। तो वो क्या करेगा, एज इट इज स्ट्रक्चर रिटेन करेगा, तो इसे बोला जाता है दैट इज द रिटेंशन ऑफ, क्या बोलोगे आप इसे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ है, तो यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक को क्या बोला जाता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अगर इस तरीके से बैक साइड अटैक हुआ, देखिए यहाँ पे बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है। बैक साइड अटैक अगर हुआ न्यूक्लियोफाइल का, तो हमको कुछ इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा, सी ऊपर बॉन्ड आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज द, बोलिए यहाँ पे हो जाएगा आर डैश, और यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से आर डबल डैश, और यहाँ पे लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब ये कौन सा अटैक है, दैट इज द बैक साइड अटैक। ये कौन सा अटैक है, बैक साइड अटैक, दिस आर द बैक साइड अटैक, वो बैक साइड अटैक यहाँ पे। तो बैक साइड अटैक को कहते हैं इन्वर्शन, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्शन और द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलोगे आप इसको, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। देखो यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ, यहाँ पे दैट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ, तो यहाँ पे दोनों भी टाइप के अटैक पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे इन्वर्शन बोले बैक साइड अटैक, इन्वर्स समझता है आपको उल्टा, बैक साइड अटैक भी हो सकता है, फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है। फ्रंट साइड अटैक को कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बैक साइड अटैक को कहते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पे दोनों भी पॉसिबिलिटी है कि फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है, बैक साइड भी अटैक हो सकता है। मतलब यहाँ पे 50-50 चांस है, दैट इज 50% क्या होगा, रिटेंशन होगा, और 50% क्या होगा, यहाँ पे बोलिए 50% क्या होगा, इन्वर्शन होगा। आपको बात समझ में आ गई, 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, 50% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अगर मैं ये जो अल्किल हैलाइड अगर ऑप्टिकली एक्टिव अगर लेता हूं, क्या लेता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपको पता है कि 50% S बनेगा, 50% अगर ये R हो जाए तो ये S हो जाएगा, ये S हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मतलब 50% S बनेगा, 50% R बनेगा। मतलब अगर इफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्किल हैलाइड इज यूज्ड, देन फॉर्म दी 50% L और 50% D और 50% R और 50% S। मतलब क्या फॉर्म होगा, रेसिमी मिक्सचर फॉर्म होगा, एंड दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज द रेसिमाइजेशन। इफ इन दिस रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन, इफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज यूज्ड, देन इट अंडरगो द रेसिमाइजेशन। मतलब दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, 50% R मिलेगा, 50% S मिलेगा। मतलब समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर इफ मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ पे अगर हमने इफ इन दिस रिएक्शन, इफ ऑप्टिकली एक्टिव, अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव, आपको पता है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। इफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज यूज्ड, it undergoes the रेसिमाइजेशन। वो किस में चला जाएगा, रेसिमाइजेशन में चला जाएगा। समझ में आ रही बात है आपको, मतलब 50% इन्वर्शन, 50% रिटेंशन। तो आप एक प्रोडक्ट, अगर कोई रिएक्शन दी गई है आपको, SN1 रिएक्शन अगर आप एक प्रोडक्ट लिखते हो वहां पे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा वहां पे, रेसिमाइजेशन, 50% इन्वर्शन, 50% रिटेंशन। मतलब यहाँ पे रेसिमी मिक्सचर फॉर्म होगा, एंड दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज, जिसको क्या बोला जाता है, रेसिमाइजेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्टेरियोकेमिस्ट्री होती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको कि बैक साइड अटैक क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री प्लेनर है, एक p ऑर्बिटल खाली है। तो इस तरीके से फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है, बैक साइड अटैक भी हो सकता है। फ्रंट साइड अटैक होगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बैक साइड अटैक होगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। समझ में आ रही है बात। अगर जो फ्रंट साइड अटैक होगा तो जो अबोधी प्लेन है वो अबोधी प्लेन ही रहेगा। फ्रंट साइड अटैक होगा तो जो अबोधी प्लेन है वो अबोधी प्लेन होगा। जो बैक साइड अटैक जब होगा तो जो अबोधी प्लेन है वो किधर चले जाएगा, बिलो दी प्लेन चले जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने बोला है कि क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे कि फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है, बैक साइड अटैक भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे दिख रहा है आपको कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, यहाँ पे अप्रोच कर रहा है। तो अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि हमने वाटर लिए, क्या लिए यहाँ पे वाटर, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे हमने क्या लिए, वाटर। तो वाटर में का बॉन्ड टूटेगा, आपको पता है, मैंने पहले इससे पहले स्टेट में बताया। तो यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगी, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। क्या मिलेगी, ट्रांजिशन स्टेट। में बताऊंगा आपको फिर से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ट्रांजिशन, जैसे कि ये ट्रांजिशन स्टेट मिली है यहाँ पे, उस तरीके से हमको यहाँ पे भी जैसे कि बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान एक ट्रांजिशन स्टेट मिली है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान भी हमको क्या मिलेगी, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। तो ट्रांजिशन स्टेट इसमें कितने होते हैं, दो ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। एक ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, दूसरी यहाँ पे जब ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है
कि देख लिया, मैं बता ही देता हूं आपको, फ्रंट साइड अटैक में बता देता हूं, ठीक है, कि ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है। यहाँ पे देखिएगा, ये से मिटा देता हूं अभी, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। आपको इसमें नेक्स्ट जो है आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जब बता होगा तब बताने वाला हूँ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं भी लिखे तो चलेगा, मैं दोनों ट्रांजिशन स्टेट फिर से बताने वाला हूँ आपको। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बता सकते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सबसे पहले देखिए फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो इस तरीके से होगा C, ऊपर बॉन्ड क्या होगा R होगा, यहाँ पे होगा दैट इज द R डैश, और यहाँ पे क्या होगा R डबल डैश, इस तरीके से होगा। और ये कार्बोकैटायन और प्लस क्या मिलेगा आपको X माइनस, और मैंने अभी बोला है कि ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री है, ज्योमेट्री कैसी है प्लेनर, और प्लेनर बनने की वजह से यहाँ पे बैक साइड अटैक पॉसिबल है। और मैंने बोला है कि अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया जिसमें कोई सिमेट्री ना हो, इसमें कायरल सेंटर हो, तो तब यहाँ पे क्या होगा, रेसिमाइजेशन होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, दैट इज ईपीडी। तो क्या होता है ईपीडी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, मतलब रिएक्शंस के दौरान जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड मेक होते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, तो एनर्जी की क्या होती है, जरूरत होती है। तो कैसे रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती है, वहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती है, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम बता सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था कि इस तरीके से ये जो R बॉन्ड X है, देखिए फोकस कीजिएगा, ये जो R बॉन्ड X है ये टूटेगा, बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ेगी, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ेगी तो देखिए पहले क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए R जो है वो X से दूर जा रहा है, R क्या हो रहा है, X से दूर जा रहा है, तो R पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और X पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। X पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और R पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो स्टेट मिली है आपको, जिसमें हमने पार्शियल पोलैरिटी बताई है, इसी को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है इसे, ट्रांजिशन स्टेट। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 1, इसे बोलोगे आप ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा R प्लस फॉर्म हो जाएगा, प्लस क्या मिलेगा आपको, X मिलेगा, X माइनस R प्लस, प्लस क्या मिलेगा आपको यहाँ पे X माइनस, R प्लस प्लस क्या मिलेगा X माइनस, X नहीं दिखाई दे रहा शायद आपको। तो देखिए फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमको ट्रांजिशन स्टेट मिली है, ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद में यहाँ पे देखिए ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, R प्लस में, और प्लस किसमें, दैट इज द X माइनस में। तो ये जो है यहाँ पे R प्लस, जो कि हमने बोला है दिस आर द कार्बोकैटायन, इसे बोला जाता है इंटरमीडिएट। क्या बोला जाता है इसे, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट हो गया। इंटरमीडिएट के बाद में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोले, न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे वाटर होता है H2। अब H2 में का बॉन्ड टूटेगा, देखो कैसा होगा, तो ये जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे R बॉन्ड OH2 हो जाएगा। मैंने बताया आपको पहले, ये R बॉन्ड OH2 हो जाएगा, R बॉन्ड OH2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए R बॉन्ड OH2 हो जाएगा, तो ये OH2 का बॉन्ड अगर टूटेगा तो किस तरीके से बनेगा, तो मतलब कैसा होगा, देख लीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा R, और ये जो OH2 है इसकी तरफ क्या करेगा, अप्रोच करेगा, मतलब ये देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। उसके बाद में ये जो स्टेट मिली है इसको क्या बोलोगे आप, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। तो इस तरीके से मिलेगी ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। अब क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड मिलने के बाद में ये H यहां से निकल जाएगा, तो मैं निकाल दूंगा H माइनस, और ये क्या मिलेगा आपको, R बॉन्ड OH, और R बॉन्ड जो OH रहेगा ये क्या रहेगा, हमारा प्रोडक्ट रहेगा। देखिए R प्लस यहाँ से, मतलब H प्लस यहाँ से निकल गया, तो क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये H यहाँ से सेपरेट होगा ना, ये देखिए OH ने अटैक किया तो उसके बाद में H यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पे फिर से हमको एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी कब बढ़ेगी, जब बॉन्ड टूटेगा तब एनर्जी बढ़ जाएगी रिएक्टेंट की। समझ में आ रही है, उसी को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। तो 2 टाइम्स यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, तो देखिए यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये ट्रांजिशन स्टेट 2। तो इस तरीके से हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अक्रॉस द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में रिएक्शन क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है वाई एक्सिस पे। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट था, जो रिएक्टेंट हमारा क्या था, यहाँ पे रिएक्टेंट बोलिए कौन सा था, R बॉन्ड X। अब उसकी देखो यहाँ पे सॉल्वेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा,
तो एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक की जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक की जाएगी। इसे क्या बोलोगे आप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो आर है ये एक्स उससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, तो आर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक्स पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये हो जाएगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 1। उसके बाद में क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होने के बाद में फिर से सेकंड ट्रांजिशन स्टेट आएगी। देखिए यहाँ पे हमारा बना है दैट इज द कार्बोकैटायन, ये जो है ये कार्बोकैटायन यहाँ पे क्या है बोलिए, दिस आर द इंटरमीडिएट, दिस आर द इंटरमीडिएट। बाद में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ और अब ये यहाँ पे देखिए ये OH2 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। उसके बाद में क्या हो जाएगा, कंप्लीट यहाँ से RH निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ROH। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या था, ये रिएक्टेंट था, इस तरीके से यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमको ये इंटरमीडिएट मिला है, जैसे जो बीच में मिल रहा है, जो गड्ढे में डीप में मिल रहा है उसे बोला जाता है इंटरमीडिएट। और ये जो है ट्रांजिशन स्टेट 1 है, और इसे क्या बोलोगे आप, ट्रांजिशन स्टेट 2। देखिए यहाँ पे भी बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी बढ़ गई। तो पहली जो स्टेप है मैंने आपको बोला है स्लो है, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। पहली जो स्टेप है इसमें क्या है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। देखिए यहाँ पे ज्यादा एनर्जी है, ये जो पहाड़ है ये ज्यादा है, तो आपको चढ़ने के लिए क्या, देख लो ना आप वैसे देख लो, इस पहाड़ को चढ़ने के लिए कैसी एनर्जी लगेगी, ज्यादा। तो फर्स्ट स्टेप में जो है ज्यादा एनर्जी लगती है दैट ऑफ द सेकंड स्टेप। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो मैंने ग्राफिकली भी बता दिया। यहाँ पे दूसरी बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे और भी हम यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट्स है ये इनकी स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट करते हैं, तो उनके लिए भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले। तो उससे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी और ये प्रोडक्ट की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी और ये जो प्रोडक्ट की एनर्जी का जो गैप है इसे बोला जाता है डेल्टा एच। क्या बोला जाता है, डेल्टा एच। और डेल्टा एच क्या होता है, दैट इज द हिट ऑफ रिएक्शन, और हिट ऑफ रिएक्शन इज द एनर्जी ऑफ, ये क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टर, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टर। देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज दीज आर द प्रोडक्ट, दीज आर द प्रोडक्ट और दीज आर द रिएक्टर। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टर का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलोगे आप, डेल्टा एच। और डेल्टा एच क्या होता है, सुन लो यहाँ पे, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है दैट इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी बोलते हैं, एनर्जी बोलो यहाँ पे, एनर्जी समझो, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टर। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, तो ये डिफरेंस कैसा आएगा यहाँ पे बोलिए, दैट इज द, बोलिए यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। दैट्स व्हाई डेल्टा एच कैसा आएगा यहाँ पे, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव। डेल्टा एच यहाँ पे क्या आने वाला है, नेगेटिव। मतलब समझिएगा, डेल्टा एच अगर नेगेटिव आया तो ये रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, बाद में रिलीज हो रही है। देखिए ना यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है, कब कब देखो, पहले तो रिएक्शन बढ़ रही है तो एक अप्रोप्रिएट लेवल तक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट से एनर्जी आने वाली है ड्यू टू द सॉल्वेशन। उसके बाद में बॉन्ड ब्रेक हो गया, एनर्जी फिर डाउन हो जाएगी, तो मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब डेल्टा इज इक्वल टू क्या रहेगा, नेगेटिव। मतलब डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। हमको पता है जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, या उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज द एनर्जी ऑफ, ये देखिए यहाँ पे एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज द डेल्टा एच। डेल्टा एच को बोला जाता है दैट इज हिट ऑफ रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में डेल्टा एच क्या आता है, नेगेटिव आता है, उसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको अच्छे तरीके से पता है। यहाँ पे देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टर। प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल, जिसकी एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल। ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि इसमें प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा देन दैट ऑफ द रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। तो दिस आर द ऑल अबाउट द SN1 रिएक्शन। इसके बाद में देखिए कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं SN1 रिएक्शंस पे, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, विकर होना चाहिए, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। इसमें अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगर लेते हैं हम तो क्या फॉर्म होता है, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम क्यों लेते हैं आपको पता है, फिर से हम देखने वाले हैं। और जो स्टेबल कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा, अगर कार्बोकैटायन इस रिएक्शन में फॉर्म होता है, दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है कि कार्बोकैटायन इस रिएक्शन में फॉर्म होता है, तो दैट अंडरगो दी रीअरेंजमेंट। अगर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं जाता है तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है।
अगर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में जाता है तो रिएक्शन मोर देन 2 स्टेप की होगी। तो कैसी होगी, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, उसमें कितने कितने इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको SN1 अगर बोर्ड में अगर लिखना है तो इतना लिखना पड़ेगा आपको। पहला हमने देखे रिएक्शंस जो कि 2 स्टेप में हो रही है, बाद में केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद में स्टीरियोकेमिस्ट्री, फ्रंट साइड अटैक, बैक साइड अटैक, और उसके बाद में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हमने बताया कि जहां पे ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ट्रांजिशन स्टेट आपको समझ में आ गई होगी, दिस आर द हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, इट इज इमेजिनरी स्टेट। इमेजिनरी स्टेट होती है, ज्यादातर रिएक्टेंट उसमें इस स्टेट में नहीं पाए जाते, मतलब एक्चुअली ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत टाइम पीरियड जो होता है बहुत ही कम होता है। इसके बाद की सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा।